हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में आज हम चैप्टर या पोएम नहीं पढ़ेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी माने कि संचार माध्यम जो अलग अलग प्रकार से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी में अलग अलग चैप्टर दिए हैं, यानी कि टॉपिक दिए हैं। उस टॉपिक पर शॉर्ट नोट निकली होती है। उसके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 अंक यानी कि 3 मार्क्स होते हैं। सबसे पहले संचार माध्यम क्या है उसके बारे में हम जानें। प्राचीन काल में संचार माध्यम अविकसित अवस्था में थे। अविकसित माने कि उसका विकास नहीं हुआ था। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों, पक्षियों, मनुष्यों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ियों, घोड़ों, साइकिलों, मोटरों, ट्रकों आदि से जानकारी दूर दूर तक भेजे जाने लगी। मुद्रण कला का प्रवेश होने पर यह जिम्मेदारी समाचार पत्रों पर आ गई, यानी कि उस समय जो काम करने वाले थे पक्षी, प्राणी, मनुष्य या फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों, साइकिल, मोटर, ट्रकों आदि के द्वारा जो जानकारी मिलती थी या भेजी जाती थी, अब मुद्रण कला आ जाने पर समाचार पत्र छपने लगे और समाचार पत्र के द्वारा हर एक के पास ये पहुंचने लगा बहुत आसान तरीके से। पिछले कुछ वर्षों में संचार माध्यमों का क्रांतिकारी विकास हुआ है। उपग्रहों के माध्यम से दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा डाक अवस्था में भारी प्रगति हुई है, यानी कि ये सब बहुत चलता है। कंप्यूटर में क्रांति आ गई, कंप्यूटर का ज़माना आ गया। इंटरनेट के माध्यम से क्षण भर में कोई घटना सारे देश में या पूरे विश्व में टीवी पर दिखाई देने लगी। अब तो मोबाइल फ़ोन है जिसके द्वारा बहुत ही कम क्षण में हम दूसरों को ये घटना या प्रसंग को भेज सकते हैं या माहितगार करवा सकते हैं। यह वर्तमान समय के कुछ संचार माध्यम के बारे में उपयोगी जानकारी दी जा रही है। उसमें एग्ज़ाम में जो आपको जिस विषय पर पूछा जाए उस विषय के बारे में आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना होगा। सबसे पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र यानी कि आप जानते ही हैं किसे समाचार पत्र कहा जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में लिखना है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है। मुद्रित यानी छपा हुआ, लिखा हुआ। जन संचार, जन माने कि मनुष्य के लिए। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन में अभिन्न अंग हो गया है, यानी कि कोई कोई आदमी को ऐसी आदत बन जाती है कि चाय की प्याली पिए बिना सबसे पहले समाचार यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि समाचार पत्र के द्वारा हम नहीं जान सकते। टीवी, मोबाइल में तो हम रहते हैं, शायद टीवी में जो कोई समाचार आता है तो हम सुनना भूल जाते हैं या हमारे पास समय नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल में ऐसा वीडियो, ऑडियो आ जाता है तो हम निग्लेक्ट करते हैं या हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन समाचार पत्र ऐसा मुद्रित माध्यम है जो हमारे पूरे दिन के कोई भी फुर्सत के समय में हम पढ़ सकते हैं और शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टाइज होती है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत योगदान था, क्योंकि इसमें छपी हुई बातों के द्वारा ही आंदोलन होते थे। लोगों को आज़ादी के लिए तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, प्रताप, हरिजन, यंग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे, जो उस समय ये नाम से समाचार पत्र छपते थे। आज के ज़माने में देखा जाए अभी तो गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर ऐसे न्यूज़पेपर हमें उसके नाम के द्वारा हम जानते हैं। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इनका पता इन समाचार पत्रों से चलता है। यानी कि उस समय तस्वीर जो छपी होती है, जो फाइल चित्र में रखी जाती है, और कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते हैं जो न्यूज़पेपर में ऐसी फाइल चित्रों को निकाल कर हमारे सामने रखा जाता है, यानी कि ये हमारे लिए एक यादगार स्वरूप बन जाता है। दूसरा पॉइंट है संचार माध्यम का आकाशवाणी।
आकाशवाणी सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसमें वाणी को विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। यानी कि बोलना होता है, वाणी मीन्स की, और विशेष यंत्र से ध्वनि तरंग पैदा किए जाते हैं और उसके माध्यम से यह आकाशवाणी यानी कि आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। उस समय ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करती थी। यानी कि देश विदेश में क्या घटनाएं घटी है वो कार्यक्रम हमें दिखाया जाता था। इससे हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन सुनते हैं। सिर्फ सुनना है आकाशवाणी में, उसमें कोई दृश्य नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी कि सुनना। तीसरा है टीवी, दूरदर्शन, जो हमारे लिए बहुत ही मनोरंजन का साधन साबित हुआ है। सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते थे। यानी कि सबसे पहले तो इतनी सारी चैनल्स टीवी पर नहीं आती थी, सिर्फ दूरदर्शन पर पूरे दिन के कार्यक्रम टाइम के अनुसार चलते थे और शायद शनिवार यानी सैटरडे और संडे ही मूवी दिखाया जाता था। और जो गीत सुननी होती थी तो गीत भी हफ्ते में 2 बार ही उसके प्रोग्राम चलते थे। ऐसे प्रकार से दूरदर्शन चलता था। लेकिन आज तो बहुत सारी चैनल उपलब्ध है और हम मनचाही मूवी, मनचाहा कार्यक्रम देख सकते हैं। अब टीवी केंद्रों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इन केंद्रों में तरह तरह के कार्यक्रम प्रक्षेपित किए जाते हैं। टीवी पर समुचित समय पर और रुचिकर कार्यक्रम ही देखने चाहिए। रुचिकर माने कि हमें जो अच्छे लगते हैं, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती है। यानी कि एक संचार माध्यम है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है। मनोरंजन करने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए, लेकिन बहुत सारा समय टीवी पीछे बर्बाद करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से आंखें भी कमज़ोर होती है और ऐसे भी जो कार्यक्रम आते हैं जो हमें देखने लायक नहीं होते वो हमें नहीं देखने चाहिए। आगे देखा जाए तो STD, ISD, PCO। शुरू के समय में फ़ोन करने होते थे तो STD कॉल लगाया जाता था और गांव में और सिटी में पीले कलर का एक बॉक्स बनाया जाता था, उसमें लिखा होता था STD, ISD, PCO। तो उस समय देश विदेश में फ़ोन करने के लिए ऐसे ही नंबर चलते थे जब हमारे पास इतने ज़्यादा विकसित मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं थे, तब इसका उपयोग किया जाता था। इसका पूरा अर्थ देखें तो STD का पूरा नाम है सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग है। STD में पहले कोड नंबर मिलाकर इसके बाद उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती थी। यानी कि सबसे पहले कोड नंबर लगता था, फिर जिस व्यक्ति से बात करनी है उसका नंबर लगाया जाता था। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। इसकी व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी, लेकिन आजकल ये नहीं चलता है। ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। इससे कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। अब मोबाइल युग में इसका प्रचलन कम हो गया है, यानी कि इस्तेमाल नहीं किया जाता है। PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। इससे निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा उपभोक्ता का नंबर डायल करके बात की जाती है। यानी कि ये अभी बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि अभी स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही काम हो सकता है। इसके आगे है कंप्यूटर आज के युग में बहुत ही फास्ट चल रहा है। कंप्यूटर का युग माना जाता है, इसलिए इसका बोलबाला ज़्यादा है। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का उपयोग होता है। यह हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि संगणक। यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। ये तो आप कंप्यूटर के बारे में अगर पूछा जाए तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं।
यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है, यानी कि याद रखता है। आज संगणक न्यूमेन नामक वैज्ञानिक की देन है, यानी कि उसने खोज की थी। पहले के ज़माने में तो कंप्यूटर बड़े बड़े रूम के जैसे होते थे, लेकिन आज बहुत ही कम कद में वो दिखाई देना मिलता है, बाजार में मिलता है और हम जानते भी हैं। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, यानी कि आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना काम बिल्कुल ही नहीं चलता, इसलिए उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग अब इसका पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि इसके आविष्कार से अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव होता है। कंप्यूटर पर विशेष प्रकार से सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर टंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है, यानी कि अलग अलग पार्ट दिए जाते हैं और वर्तनी जांच की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जाती है। टंकित मानी की छपी हुई जो सामग्री होती है वह। आगे देखा जाए तो ईमेल के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का काम करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार आए। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है, यानी कि उसका नाम बदल गया है, शॉर्ट में आ गया है ईमेल। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी है। सबसे पहले तो दोनों कंप्यूटर उसका यूज़ करते हैं ऐसा जरूरी है, उपयोग करना जरूरी है। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एवं एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते तथा स्टोर करते हैं। इसीलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं, यानी कि यहाँ से भेजा जाता है और वहाँ दूसरा उसको स्टोर कर देता है। आगे देखा जाए तो पत्र लेखन। पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता, आत्मीयता, प्रसंगानुसार भाषा, शिष्टाचार का निर्वाह आदि होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। पत्र लेखन या लेटर के बारे में बच्चों को बताया जाए तो वो सीधा बता देते हैं कि हाँ, पत्र लिखना तो कितना आसान होता है। जिस सब्जेक्ट पे पूछा जाता है उस सब्जेक्ट पर एड्रेस और पत्र लिख लो, ख़त्म बात। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किस प्रकार का पत्र होता है, किसके प्रसंग के अनुसार लिखना है, कहाँ कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है, शिष्टाचार वाले शब्द होना जरूरी है, ये सारा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अपने विचारों का आदान प्रदान माने कि अपने विचार किस प्रकार से आप प्रकट करते हो जो सामने वाले समझ सके, उस प्रकार लिखना होता है। इसमें से 3 प्रकार होते हैं पत्र के: निजी या व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी। यानी कि निजी या व्यक्तिगत यानी कि अपना पर्सनल पत्र जो अपने खास व्यक्ति को लिखा जाता है। व्यावसायिक जो व्यवसाय हेतु लिखा जाता है। सरकारी एवं अर्ध सरकारी जो कोई काम के लिए सरकार के द्वारा अप्लाई करना होता है या कोई मांग के लिए लिखा गया पत्र। इसके प्रमुख अंग इस प्रकार दिए गए हैं। उसमें से हम इसके बाद के लेक्चर में डिटेल में पत्र किस प्रकार लिखते हैं इसको हम पूरी तरह से समझेंगे, जो आजीवन आपको पत्र लिखने का ढंग अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको व्यावसायिक और सरकारी पत्र लिखना पड़ेगा और वो आना जरूरी है। पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक ये लिखना जरूरी है। संबोधन, किसको आप पत्र लिखते हो, आपसे कम उम्र वाला है, बड़ा है, कोई कर्मचारी है, कोई सरकारी ऑफिसर है, इस प्रकार आपको संबोधन अलग अलग ढंग से लिखना होता है। उसके बाद आता है पत्र का विषय। आपने पत्र क्यों लिखा है इसका विषय, इसका टाइटल लिखना पड़ता है। फिर अभिवादन, फिर मुख्य प्रकार यानी मुख्य भाग
कि जो पत्र लिखा गया है किस वजह से लिखा गया है उसकी पूरी बात मुख्य भाग में लिखी जाती है। और अंत में हस्ताक्षर की पूर्व प्रयुक्त शब्दावली यानी कि आप जब ऑटोग्राफ देते हैं उसके पहले कुछ लिखना पड़ता है कि आपका पुत्र, कि आपका विश्वासु, ये पत्र के अनुसार लिखा जाता है। और उसके बाद लास्ट में पता यानी किसको पत्र लिखना है। यानी इस प्रकार पत्र के 7 प्रकार है। इस प्रकार से आप अच्छी तरह से पत्र व्यवहार कर सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं कि पत्र किस प्रकार आपने लिखा है और उसका जो अर्थ है वो भी प्रकट होना चाहिए। कभी कभी कोई पत्र लिखने वाला होता है, उसमें जो मुख्य बात होती है, मुख्य भाग होता है, उसमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि पत्र क्यों लिखा गया है। तो इन सारी बातों को आप याद रख सकते हैं। और वैसे भी पत्र बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें अलग अलग तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पत्राचार, जो ये लास्ट है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचाया जा सकता है। लिखित यानी कि भाषा लिखना पड़ता है। किसी किसी को अभिव्यक्ति विचारों की अच्छी होती है इसलिए वो अच्छा लिख लेता है, और मौखिक यानी कि अच्छी बातें कर लेता है। और दूर दूर तक हम डाक विभाग के द्वारा ये पत्र भेज सकते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, जिसमें निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों को लिखे गए प्रश्न पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि अपने नज़दीकी व्यक्तियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसी प्रकार सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायत पत्र भी आते हैं। शिकायती पत्र यानी कि आपको अगर सरकारी कर्मचारी से कुछ काम करवाना है या आपकी कोई मांग है, इसके लिए वो मांग पूरी नहीं हुई है तो शिकायत पत्र लिखते हैं, उसको शिकायती पत्र कहते हैं। यानी कि अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक जो प्रकार है जो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि आज हम रिश्तेदारों से, स्नेहीजनों से या मित्र से फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं, तो पत्र लिखने की बात ही नहीं आती है। बात रही औपचारिकता की, तो औपचारिक पत्र हमें लिखने ही होते हैं कहीं ना कहीं जगह पर। इसलिए सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालय के लिए जो पत्र लिखना होता है वो आपको भविष्य में, फ्यूचर में सीखना जरूरी है, इसलिए आपको वो मददरूप हो सकता है। तो इस प्रकार हमने संचार माध्यम के अलग अलग पॉइंट देखे जो 3 मार्क्स के लिए आप रेडी कर सकते हो। अस्तु।